नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर धरना प्रदर्शन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, पुलिस ने 250 लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। सचिवालय थाने में केस दर्ज किया गया। खान सर की रिहाई की पोस्ट भी वायरल हो गई है। आपको बता दें कि पोस्ट करने वाले अकाउंट पर केस कर दिया गया है। सचिवालय थाना में अलग से केस दर्ज किया गया। मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी ने इस बाबत पुष्टि भी कर दी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 6 दिसंबर का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और साथ ही साथ खान सर के ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट को लेकर भी गहमा गहमी हुई। उनके अकाउंट पर भी केस हुआ और इस पूरे मामले को लेकर सचिवालय थाने में अलग से केस दर्ज किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 250 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर सचिवालय थाने में अलग से केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले खान सर के ट्विटर हैंडल एक्स से जो पोस्ट हुआ था उसको लेकर भी केस दर्ज किया गया और एक बार फिर से ये नया केस सचिवालय थाने में दर्ज किया गया है। और देर रात करीब 1 बजे कई कोचिंग के शिक्षक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने खान सर से मुलाकात की और खान सर की स्थिति को देखकर शिक्षक थोड़े भावुक नजर आए। खान सर ने इस दौरान शिक्षकों को अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। तो खान सर से मिलने के लिए तमाम कोचिंग संचालक पहुंचे हुए थे, तमाम शिक्षक पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि बीपीएससी के छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने के बाद खान सर की तबीयत अचानक काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। डिहाइड्रेशन और बुखार जैसी शिकायत थी जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया था। और ये तस्वीरें देर रात 1 बजे की है जब अस्पताल में सभी शिक्षक उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी पूरी स्थिति बताई कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, कैसे उनकी तबीयत बिगड़ी, और वही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आ गया है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर उन्होंने बयान दे दिया है। पेपर लीक होने की आशंका जताई है। 13 दिसंबर को होनी है परीक्षा। 70वीं संयुक्त पीटी परीक्षा होनी है। तेजस्वी की बीपीएससी से ये मांग है कि दुरुस्त व्यवस्था के साथ परीक्षा कराई जाए। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। कि कहीं फिर ना पेपर लीक हो जाए, तो कम से कम सरकार को, बीपीएससी को इसमें भी दृष्टि लानी चाहिए। जब तेजस्वी 17 महीने था तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा गया। 3 लाख नौकरी हम लोग जो है प्रक्रियाधीन करा के आए। उसके बाद बताओ क्या सिस्टम रह गया। बढ़ते आगे, पटना में शुक्रवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और छात्रों में भ्रम फैलाने के दावे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाठीचार्ज के बाद ये कहा जा रहा है भ्रम फैलाया गया है। अगर छात्रों में ये भ्रम फैल रहा था तो आयोग क्या कर रहा था? बीपीएससी ने पहले इस पर कार्रवाई या सफाई क्यों नहीं दी? लाठीचार्ज के बाद बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन पर स्थिति को क्यों नहीं स्पष्ट किया? तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर वंचित छात्रों को मौका देने की भी मांग कर दी है। फैलाया भाई, अगर आपको इतने दिन से फैल रहा था तो आपकी जिम्मेदारी थी पहले बताना। लेकिन आपने कहीं भी सर्वर का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप मौका दोगे कि नहीं दोगे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, क्या वो मौका उन छात्र छात्राओं को देंगे सर्वर डाउन होने के कारण जिनको मौका नहीं मिल पाया? इस पे जवाब चाहिए लोगों को। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान सामने आ गया है। नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न, अगर उससे भी बड़ा सम्मान है तो वो भी मिले। नीतीश कुमार के काम पर उन्हें सम्मानित किया जाए। अराजकता से उन्होंने बिहार को बाहर निकाला है। लालू राबड़ी राज पर उन्होंने निशाना साधा। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी।
पूर्णिया में संजय झा का ये बड़ा बयान सामने आया। कुमार जी को भारत रत्न या उससे भी बड़ा कोई रत्न है जरूर मिलना चाहिए। बिहार के लोग और देश के लोग जानते हैं बने बनाए चीज को बनाना आसान है, लेकिन जो एक फेल्ड स्टेट था, ये स्टेट फेल कर चुका था। नए लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा, जो यंग पत्रकार है वो शायद नहीं कवर किए होंगे, लेकिन जो आप ही में जो पुराने पत्रकार है उसको भी याद होगा पूर्णिया का सीन, कैसे डॉक्टर भाग गए, कैसे उद्योगपति पूर्णिया से भाग गए, कैसे किडनैप हो जाते थे, किसका राजपाट था, कैसे चलता था। एक फेल्ड स्टेट को ठीक करना वो असंभव काम, मैं तो हमेशा कहता हूं लोगों को विश्वास ही नेता पर उठ गया था। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने कर दी है, जब उन्होंने घोषणा कर दी कि 200 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन भी 1500 रुपए किया जाएगा, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार शुरू कर दिया है। उसको हम लोग जो है बढ़ा करके अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपए हम लोग जो है तय किया है कि इसको करेंगे। तेजस्वी यादव की इस घोषणा पर सियासत गरमानी तय थी, सो गरमा गई, क्योंकि बिहार के लिए इस साल चुनावी है। ऐसे में हर चाल सियासी चली जा रही है। तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव में भी 10 लाख नौकरी की घोषणा कर मामला बेहद टाइट कर दिया था। अब इस बार 200 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा कर दिया है, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसा है। वो चीज है नहीं, हम चांद पर चले जाएंगे तो हम सब चीज फ्री कर देंगे, चांद का जितना सामान है बिहार में भेज देंगे, वो चांद पर न जाना है ना होना है। ये सब तो ऐसे ही वृद्धावस्था पेंशन, ये सब सरकार खुद ही चिंतित है। ये कभी देखिए इनका कोई खाली लोक लुभावन वादे। आज जब सत्ता से बेदखल है, अब देख रहे हैं कि जनता उपचुनाव में सफाया कर दिया, कह रहे थे 4 का 4 सीट लेने वाले हैं, एक भी सीट नहीं मिला, 0 पर आउट हो गए। तो अब इनको वृद्धा दिखाई पड़ता है, जनता दिखाई पड़ता है, यात्रा दिखाई पड़ता है, ये कहीं कुछ नहीं करने वाले, अफवाह फैलाते हैं। जाहिर है सत्ताधारी दल को भी पता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजना के साथ साथ झारखंड में मैया योजना ने चुनाव की दशा और दिशा बदल दी। ऐसे में चुनाव की दहलीज पर खड़ा बिहार भी अब इससे अछूता नहीं है, जिसका इशारा सत्ताधारी दल के नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि महिला संवाद यात्रा के बाद नीतीश कुमार कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। तो आरजेडी का दावा है कि कुछ भी हो जाए तेजस्वी हर हाल में अपने वादे पूरे कराएंगे। हमको लगता है कि वो अब जा करके जागरूक हुए हैं और बेबुनियाद जो वादे हैं, फिजूल के वादे हैं, उनका करने का वो आदत हो चुका है। अब मिर्ची लग रही है। 200 यूनिट बिजली भी बिहार वासियों को फिर देने का आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है। ये बात भूलिए मत। यह भी कहा किसी सरकार से कराएंगे, कान पकड़ के कराएंगे, सरकार से करना होगा, और नहीं तो बाहर का रास्ता आपको देखना होगा। बहरहाल चुनावी साल है और चुनावी साल में जनता को कई तोहफे मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सत्ताधारी दलों के सामने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की बड़ी चुनौती होती है। तो विपक्ष के पास भी जनता को रिझाने का यही मौका होता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल क्रेडिट का है। अब जनता किसके दावे पर भरोसा करती है और किसे क्रेडिट देती है, इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिजिटल अरेस्ट की एक और घटना सामने आई है। एनएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर से ठगी कर दी गई। 2 दिन तक होटल में डिजिटल अरेस्ट रखा, ईडी का अधिकारी बनकर ठगी की गई। ठगों ने 74 लाख रुपए उड़ा लिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसाने की धमकी दी। अपराधियों ने डॉक्टर को सहरसा से पटना बुलाया था। डॉक्टर के 2 दिन बाद ठगी का एहसास उन्हें हो गया। साइबर थाने में इस बाबत लिखित शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। डॉक्टर ने केस दर्ज करा दिया है। पटना में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हालांकि साइबर थाने की पुलिस साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन इसके बावजूद डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल एनएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर से साइबर क्रिमिनल्स ने ईडी का अधिकारी बनकर 74 लाख रुपए की ठगी कर ली है। और जो जानकारी मिली है, ये डॉक्टर मूल रूप से सहरसा के रहने वाले हैं
और इन्हें साइबर क्रिमिनल्स ने ईडी अधिकारी बनकर फोन किया और उसके बाद अपने खाते में 74 लाख रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर करवा ली। ये जो डॉक्टर हैं इन्हें सहरसा से पटना बुलाया गया और 2 दिनों तक जो पटना का एक होटल है उसमें डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इसी दौरान उनके खाते से 74 लाख रुपए की राशि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने निकाल ली। और इसके बाद 2 दिनों के बाद जो डॉक्टर हैं उन्हें एहसास हुआ कि उनसे ठगी कर ली गई है। इसके बाद जो साइबर थाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी साइबर थाने में जो डॉक्टर हैं एमसी के रिटायर्ड डॉक्टर वो पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर यहाँ केस दर्ज करवाया है। साइबर थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटना यूनिवर्सिटी की एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हो गई है। लोधीपुर के एक 62 साल के बुजुर्ग से 44 लाख रुपए की ठगी हो गई है और ये तीसरा मामला है जिसमें 74 लाख रुपए की भारी भरकम राशि ठगी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में साइबर थाने की पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। कल भी 1 दर्जन लोगों को जो साइबर क्रिमिनल्स थे उन्हें अरेस्ट किया गया और अब जो ये मामला सामने आया है उसमें साइबर थाने की पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। देखना होगा कब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, न्यूज़ 18 की भी अपील है कि आप साइबर क्रिमिनल से बचें। वो तरह तरह के से कभी सीबीआई का अधिकारी बनकर, कभी ईडी का अधिकारी बनकर, कभी इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर आपसे इसी तरीके से धोखाधड़ी करेंगे और आपकी जो गाढ़ी मेहनत की कमाई है उसको ठग लेंगे। जागरूकता ही बचाव है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच राजधानी पटना से ही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। साइबर पुलिस का बड़ा खुलासा, साइबर ठगी के 12 आरोपी गिरफ्तार हो गए। मुख्य सरगना गोल्डन उर्फ बादल अरेस्ट हो गया। नवादा के रहने वाले हैं गोल्डन। कॉल सेंटर के जरिए ठगी किया करते थे। तेलंगाना, गुजरात के 12 लोग अरेस्ट हुए। 26 मोबाइल, 140 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। 100 से ज्यादा म्यूचुअल अकाउंट को पुलिस ने पकड़ा। लोन दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे और जांच में करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में यह सेंटर था। ठगी के लिए सैलरी गोल्डन देता था और 3 महीने से पटना में रहकर ठगी कर रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर खुलासा तो हुआ ही और साथ ही साथ 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो गिरोह का काम यही चलता था कि ये जो सोशल मीडिया साइट्स पे लोन देने के नाम पे ऐड डाल देते थे और उस पर मोबाइल नंबर भी देते थे। उसके बेसिस पे जो एक कॉल सेंटर इधर सेटअप करके ये चला रहा था, जिसमें अन्य स्टेट से भी लोग शामिल होते थे। इन लोगों का मेन टारगेट बाहर के जो अन्य स्टेट्स के जो पब्लिक हैं उन लोगों को टारगेट करके अपना अपना जो लोकल लैंग्वेजेस है उस पर ऐड सोशल मीडिया साइट्स पे डाल देते थे। बढ़ते आगे, भोजपुर जिले की आरा साइबर थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी करने वाले एक गैंग की मास्टरमाइंड सहित 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के घर से 50,000 नगद सहित ठगी के पैसे से खरीदे गए सामान भी बरामद हुए। पुलिस ने इनके घर से 8 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड, कई चेकबुक, पासबुक बरामद किए। ये शातिर ठग सोने चांदी में पैसे निवेश करते थे। अवैध निकासी करके एटीएम को फिर फेंक देते हैं और इनके द्वारा जो है अवैध निकासी करने के बाद जो है अपना जो पैसा जो है, जैसे मुकेश कुमार है, ये बेटिंग ऐप में लगाता था और वहाँ से भी पैसे कमाता था। पैसे वहाँ पे जो भी उसका ये था तो बेटिंग ऐप करता था, एसजी बेटिंग ऐप पे। अगली खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने अरेराज, रक्सौल और मोतिहारी सेंट्रल इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब जब्त कर ली है। पुलिस की कार्रवाई में 11,500 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित देसी शराब जब्त हुई है। पुलिस ने इस दौरान देसी शराब बनाने की 15 से ज्यादा भट्टियों को नष्ट कर दिया है। शराब माफिया के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। खबर गोपालगंज से है, जहां पुलिस ने 50 लाख की शराब से भरे एक ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर मोतिहारी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सीधवलिया थाने की पुलिस ने बरहीमा टोल टैक्स के पास कार्रवाई की है। जब्त ट्रक से 3,483 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस के अनुसार यूपी से रॉयज स्टेज विदेशी शराब की खेप ट्रक में तहखाना बनाकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है।
और खबर बेगूसराय से है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। एक बार फिर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हथियार लहराते हुए फायरिंग की और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला परिहारा थाना क्षेत्र का है। गिरफ्त में आए युवक की पहचान परिहारा के निवासी सुरेश तांती के पुत्र हैं। हालांकि अभी तक पुलिस को हथियार नहीं मिली। गिरफ्त में आए युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी अजीत तांती के पास से पुलिस को मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिससे घटना को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। बेगूसराय के एसपी ने बताया कि पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि हथियार लहराते फायरिंग करने संबंधित अगर कोई घटना होती है तो पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। वीडियो का मामला आने पर संज्ञान में आने पर प्राथमिकी दर्ज की गई एवं जो व्यक्ति जो फायरिंग करते हुए दिख रहा था उसको अरेस्ट किया गया है। उसका मोबाइल भी बरामद किया गया है। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। हथियार बरामद करने की कोशिश की कार्रवाई की जाएगी। और बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। बख्तियारपुर मोकामा पथ पर दिसंबर के अंत तक गाड़ियां सरपट दौड़ने लगेगी। इससे रास्ते पर सिर्फ करनौती के पास रेलवे ओवरब्रिज का काम थोड़ा सा बाकी है, जो जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना से बख्तियारपुर 4 लेन पर आवागमन शुरू है। 4 लेन रोड बख्तियारपुर से मोकामा तक लगभग तैयार हो गया है और इस कॉरिडोर में सिर्फ बख्तियारपुर के पास बचे आरओबी पर तेजी से काम चल रहा है। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में आप तय कर सकते हैं। जी हाँ, बख्तियारपुर से मोकामा तक का 4 लेन जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी पटना से बख्तियारपुर तक का 4 लेन काम कर रहा है और बख्तियारपुर से मोकामा तक का 4 लेन जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की बात कही जाती है। 4 लेन निर्माण करने कंपनी की माने तो दिसंबर लास्ट की जनवरी फर्स्ट वीक में 1 वे शुरू किया जाएगा और मार्च में पूरी तरीके से दोनों तरफ से आवागमन शुरू हो जाएगा। तो पटना से पूर्णिया हो, कलकत्ता हो या फिर लखीसराय, आप चंद घंटों का रास्ता तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। बढ़ते आगे, अगली खबर गोपालगंज से है, जहां के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसद ने पीएम से सबैया एयरपोर्ट पर चालू करने की बात की है, उनसे आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने सारण तटबंध को एनएच में शामिल किए जाने का आग्रह किया। सांसद ने यह बताया कि संसद सत्र के बाद पीएम से मुलाकात की थी, जहां गोपालगंज का विकास करने के लिए पीएम ने सकारात्मक आश्वासन दिया। आपको बता दें कि सबैया एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना में शामिल किया है। संसद भवन में सत्र के दौरान मैं परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और अपनी चिर परिचित मांगें रखी। मेरी पहली मांग थी कि सबैया एयरपोर्ट को जल्द से जल्द बिडिंग में डाला जाए और एयरलाइंसों को अपने तरफ से कहा जाए कि वो बिडिंग करें, और उन्होंने इसका सकारात्मक आश्वासन दिया। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वहीं बिहार बोर्ड ने 2025 में होने वाली 12वीं और 10वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने टॉप करने वाले छात्रों को मिलने वाले पैसों को दोगुना कर दिया और अब राशि कितनी होगी वो इस रिपोर्ट में देखिए। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी और 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मैट्रिक का एग्जाम होगा। मार्च अप्रैल में रिजल्ट जारी होगा और इसके बाद सप्लीमेंट्री और विशेष परीक्षा ली जाएगी। मई जून में सप्लीमेंट्री परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये जानकारी बिहार बोर्ड की ओर से दी गई है। परीक्षाओं का परीक्षा फल का प्रकाशन मार्च अथवा अप्रैल 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बोर्ड ने 2025 में होने वाली 12वीं और 10वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर परीक्षा के लिए 12,89,601 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। वहीं मैट्रिक परीक्षा में 15,81,089 फॉर्म भरा गया। इस जानकारी के साथ साथ बोर्ड ने छात्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और वो है मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को मिलने वाली राशि को दोगुना कर देना। इंटर के तीनों संकाय में 1 to 5 रैंक तक स्थान लाने वालों और 1 to 10 जो मैट्रिक में रैंक लाएंगे उनकी राशि अब दोगुनी हो गई है। अब छात्रों पर है कि वो कितनी मेहनत करें और टॉपर करके शाबाशी के साथ सरकार से पैसे भी पाएं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं जमुई की गणित शिक्षिका शोभा सिंह की क्लास में बच्चे खेल खेल में मैथ्स के सवाल को सुलझा रहे हैं। उनका अंदाज और तौर तरीका तेजी से फेमस हो रहा है। ये है मैडम शोभा सिंह की मैथ क्लास। अलजेब्रा का कठिन इक्वेशन हो या फिर ज्योमेट्री के आड़े तिरछे सूत्र से दिमाग चकरा रहे हो, मैथ टीचर शोभा सिंह की क्लास में कठिन से कठिन सवाल चुटकियों में हल हो जाते हैं। जी हाँ, ये नजारा है बरहट के कृत्यानंद मिडिल स्कूल का। मैथ टीचर शोभा सिंह स्कूली छात्रों को हाइट नापने की बेहद ही आसान ट्रिक सिखा रही है। चांद को स्ट्रॉ से जोड़िए और खेल खेल में बन गया जुगाड़ उपकरण। हमारे लिए मैथ बहुत आसान रहता है। मैम हम लोगों को मैथ बहुत अच्छे से समझाती है और साइंस भी। तो ये ट्रिक अपनाती है, ट्रिक बताती है, तरह तरह अलग अलग तरीके से बताती है। हाँ बताती है, हम लोगों को प्रोजेक्ट भी बनाने देती है। मैडम शोभा सिंह की क्लास में अक्सर कागज के ये छोटे छोटे टुकड़े नजर आ जाते हैं। ये टुकड़े जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इन बच्चों को मैथ का उलझाने वाला सवाल भी आसान लगने लगता है। क्षेत्रफल मापना हो, दूरी या फिर ऊंचाई का हिसाब किताब समझना हो या फिर कैलकुलेशन का सवाल हो, इस क्लास में बड़ी से बड़ी मुश्किल भी चुटकियों में आसान हो जाती है। इससे हम किसी भी चीज़ की ऊंचाई बहुत आसानी से नाप सकते हैं, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो। जैसे ऐसे आसानी से नापने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी सहायता से बहुत आसानी से 1 से 2 मिनट में हम किसी की ऊंचाई बहुत अच्छे से, चाहे वो चिमनी का ऊंचाई हो, किसी पेड़ का ऊंचाई हो, किसी बिल्डिंग का हो, वो एकदम आराम से तुरंत निकाल सकते। मैथ टीचर शोभा सिंह के पढ़ाने के अनोखे अंदाज का ही नतीजा है कि इन स्कूली छात्रों में मैथ और साइंस को लेकर रुचि बढ़ती जा रही है, तो साथ ही इनका तौर तरीका भी पूरे बिहार में फेमस होता जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।